सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिज्यूमिंग यस्टरडेज लेक्चर, यूनिट 4 को कंटिन्यू करेंगे एंड लास्ट के कुछ टाइम में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 3 के, जो भी जिसको डाउट आया था वो। अभी कल कहाँ तक देखा था हमने, क्या बायर के पास या सेलर के पास ना, जो सेलर अनपेड होता है, क्या उसके पास कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं? यस, कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं। उसमें एक राइट ऐसा देखा कि राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? व्हेन गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द, साहिल लिखना बंद कर दे, व्हेन द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, व्हेन सेलर शुड बी अनपेड, वो अनपेड रहना चाहिए ना। फिर और कौन सी चीज में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? व्हेन गुड्स आर विद द सेलर, मतलब इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, बायर शुड नॉट हैव पेड फॉर द गुड्स। ये सारे अगर क्राइटेरिया है तो सेलर डेफिनेटली कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेगा। टेल मी व्हेन राइट ऑफ लीन इज टर्मिनेटेड, व्हेन राइट ऑफ लीन इज टर्मिनेटेड, व्हेन गुड्स आर पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ही बायर ने उसका पोजीशन छोड़ दिया, ठीक है, सेलर बोलना है मुझे, जैसे ही सेलर ने उसका पोजीशन छोड़ दिया, क्या इसका मतलब लीन को छोड़ दिया? यस। अगर बायर ने पे कर दिया पैसे को तो लीन को छोड़ना पड़ेगा, तो लीन को, या फिर वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया, सेलर बोल रहा है चल ठीक है तू पैसे ही मत दे, तो ये केस में क्या होगा, राइट ऑफ लीन विल बी टर्मिनेटेड। और एक राइट देखा था हमने, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? व्हेन सेलर शुड पार्टेड विद द पोजेशन। जैसे गुड्स सेलर के पास रहने से वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, वैसे गुड्स सेलर से दूर रहने से वो क्या एक्सरसाइज कर सकता है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। गुड्स कैसे रहने चाहिए? ट्रांजिट में रहने चाहिए, ऑन दी वे रहने चाहिए। बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो एक्सरसाइज करेगा, या फिर सेक्शन 50 के अगर कुछ प्रोविजंस फुलफिल नहीं हुए, मतलब बायर ने पैसा पे नहीं किया, तो इन दैट केस सेलर हैव राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। उसके बाद एक यहाँ पे डिफरेंस है, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। लीन का मतलब होता है टू रिटेन द पोजीशन, लीन मतलब रिटेन करना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन, खोई हुई चीज फिर से लेके आना, दैट इज टू रीगेन इट। जो राइट ऑफ लीन है उसमें एक कंडीशन ऐसा देखा क्या कि बायर इंसॉल्वेंट हो। मैंने अभी एक स्टेटमेंट गलती से बोल दिया था कि लीन एक्सरसाइज तब हो सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो, ऐसा नहीं है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब एक्सरसाइज हो सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो, बट लीन के केस में अगर बायर नॉर्मली अनपेड भी हो या थोड़ा बहुत प्राइस पैसा पे नहीं किया है, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया है, स्टिपुलेटेड क्रेडिट पीरियड, तो भी क्या लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? हाँ, लीन एक्सरसाइज करने के लिए इट इज नॉट रिक्वायर कि बायर का इंसॉल्वेंट होना ही जरूरी है। हमने ये भी देखा कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स व्हेन राइट ऑफ लीन एंड्स। क्या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सटेंशन माना जाएगा राइट ऑफ लीन को? मतलब भले ही आपने गुड्स का पोजीशन छोड़ दिया तो आपके पास और एक सेकेंड ऑप्शन रहता है कि आप क्या करो, गुड्स को वापस रिगेन कर लो। सो स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या, नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द लीन। अगर लीन ना कर पाए तो यू हैव दैट सेकेंड ऑप्शन, तो ये एक्सटेंशन ही हुआ, सेकेंड ऑप्शन हुआ। अभी है सेल और प्लेज बाय द बायर। प्लेज पता है ना क्या होता है? प्लेज, प्लेज मतलब गुड्स को क्या करना, गिरवी रखना, गुड्स को गिरवी रखना फॉर सम सिक्योरिटी, दैट इज नथिंग बट द प्लेज। जो गुड्स को गिरवी रखता है उसे क्या बोला जाएगा? प्लेजर। जिसके पास गुड्स गिरवी रखे गए उसे क्या बोला जाएगा? प्लेजी बोला जाएगा। क्या प्लेजर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पैसा देकर उसके गुड्स रिडीम करेगा? यस। क्या प्लेज ये बेलमेंट का एक एक्सटेंशन हुआ? प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट, बट प्लेज किसके लिए करते हैं हम?
सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमें भरोसा नहीं है सामने वाला को हमने लोन दिया, वो लोन चुकता करेगा नहीं करेगा, तो फॉर सम सिक्योरिटी वी कीप सम गुड्स, दैट इज नथिंग बट प्लेज इज। ये ना ऐसे बीच में से कुछ भी कर देते हैं ये लोग। जो प्लेज का गुड्स है वो प्लेजी के पास है ना, जो सिक्योर्ड गुड्स है, तो प्लेजी जो है क्या वो गुड्स को सेल कर सकता है? प्लेजी कर सकता है, सिक्योरिटी है ना, कर पाएगा? किसको लगता है करेगा? कोई तो हाँ बोल रहा है। अगर बायर विद इन टाइम पीरियड, बायर विद इन डिसाइडेड टाइम पीरियड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, अगर पैसा देकर गुड्स को रिडीम ना कर पाया तो सेलर के पास, मतलब कौन जो प्लेजी है, क्या उसके पास कुछ स्पेशल राइट आ जाते हैं? उसे स्पेशल प्रॉपर्टी बोलेंगे हम। सो प्लेजी विल हैव सम स्पेशल राइट ओवर द सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी को क्या करना होगा? उसको रीसेल कर सकता है, किसी को बेलमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नाउ ही विल बी अल्टीमेट ओनर ऑफ द गुड्स, है ना, ही विल बी अल्टीमेट ओनर ऑफ द गुड्स। There are certain exceptions where unpaid sellers right of lien and stoppages transit is defected. मतलब एक अगर अनपेड सेलर होता है तो क्या वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? यस yes. क्या वो राइट ऑफ लीन अगर मिस हो गया तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है? यस, ही कैन एक्सरसाइज बोथ द राइट्स। फिर हमारे पास जो एक्सेप्शन है, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अनपेड सेलर ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे अनपेड सेलर का जो राइट है वो क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, वो राइट खत्म हो गया वीकेंड से। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अनपेड सेलर वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सेलर अनपेड ही है बट ही कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट। टेल मी कौन से केसेस हो सकते, जरा जोर डालो दिमाग पे। हाँ, वेवर, वेवर के केस में बायर ने गुड्स रिसीव कर लिए तो ये एक्सेप्शनल केस में डालेंगे क्या? ये तो सी बाय डिफॉल्ट है। इफ बायर रिसीव द गुड्स देन सेलर अनपेड होने के बावजूद भी ना ही लीन एक्सरसाइज कर सकता है ना ही ट्रांजिट। दैट इज ऑल्सो गुड आंसर। क्या हो सकता है? ऐसे क्या केसेस हो सकते हैं जहां पे सेलर अनपेड है फिर भी वो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है? टेल मी। पेरिशेबल गुड्स के केस में होगा क्या? पेरिशेबल गुड्स के केस में, इफ गुड्स आर पेरिशेबल, एक दिन 2 दिन 4 दिन में खराब होने वाले हैं, तो वो केस में क्या अनपेड सेलर लीन एक्सरसाइज करेगा? क्या करेगा लीन एक्सरसाइज करके? खुद के गुड्स को सड़ा रहा है वो, आइदर ही विल रीसेल और ही विल वेव ऑफ। क्या वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट में एक्सरसाइज करने का रिस्क लेगा? क्योंकि गुड्स जो है पेरिशेबल नेचर के हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, जो कि जल्दी ही खराब होने वाले हैं, तो अल्टीमेट लॉस किसका होएगा? सेलर भले ही अनपेड है, वो बोलेगा एटलीस्ट अनपेड के पैसे तो आने के चांसेस है, बट अगर मैं ऐसी हरकत करूंगा तो पूरा की पूरा लॉस मेरा ही होगा। सो पेरिशेबल गुड्स के केस में देर इज अ चांस कि सेलर कोई भी राइट एक्सरसाइज ना कर पाए। और क्या केस हो सकते हैं जहां पे सेलर खुद का कॉल रहेगा? यस, वो तो बात सही है कि उसके गुड्स है तो वो डिसाइड करेगा, बट अगर आपके गुड्स है, रास्ते में एप्पल जा रहे हैं, तो क्या आप कोई छेड़खानी करोगे क्या उसके साथ? आपको पता है 3-4 दिन में एप्पल का क्वालिटी डिग्रेड होना चालू हो जाता है। So that is exactly he can sell to any other party by giving notice to the carrier agent. So that is exceptional case where he cannot exercise right of lien or right of stoppage in transit. First exception है when the seller has assented to sell. When the seller has assented to sell, mortgage or other disposition of the goods made by the buyer. क्या है? एक सेलर है, मिस्टर एस इज अ सेलर एंड मिस्टर बी इज अ बायर। बायर आया सेलर के पास, रिक्वेस्ट किया, सर मैं आपसे गुड्स खरीदी करके मार्केट में बेचना चाहता हूँ, मैं अच्छे दाम में अच्छे एमआरपी पे बेच के आपको प्रॉफिट
आपको प्रॉफिट करवा के दूंगा, बट सर मेरे पास आपको जो आप मेरे को गुड्स दोगे, कौन बोल रहा है? बायर बोल रहा है सेलर को, जो आप मेरे को गुड्स दोगे उसका देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या हम ऐसा कंडीशन डाल सकते हैं क्या कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मैं आपसे गुड्स खरीद लेता हूँ, मार्केट में बेचता हूँ, बेचने के बाद जो मेरे को कस्टमर लोगों से पैसा रिसीव होता है वो पैसों से मैं आपका गुड्स का पैसा चुकता कर दूंगा। क्या सेलर मानेगा? मान सकता है, सेलर मानेगा उससे ज्यादा। मतलब वो नॉर्मली में अगर कैश बेसिस पे 50,000 का माल बेच रहा होगा तो उसको 55 में बेचेगा, क्योंकि वो पेमेंट लेट कर रहा है, आफ्टर रियलाइजिंग फ्रॉम द कस्टमर कर रहा है। तो ये जो मिस्टर एस है, सेलर सर ने क्या कर दिया, मिस्टर बी बायर सर को माल दे दिया। क्रेडिट पे बोल सकते हैं ना, पैसा तो अभी तक है नहीं। बायर क्या करने वाला है, अलग अलग कस्टमर को कन्विंस करके माल सेल करने वाला है, जो पैसा रियलाइज होगा उससे वो गुड्स का पैसा चुकता करने वाला है, उसमें से जो भी प्रॉफिट परसेंट खुद का रख के। ऐसी डील हो गई, एस और बी के बीच में डील है, सेलर एंड बायर के बीच में। अभी ये जो अपना मिस्टर बी है बायर, उसने आगे फर्दर कस्टमर को सेल कर दिया, कस्टमर सी, मिस्टर सी को गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिया, और उसको कुछ पैसे रियलाइज हो गए। जैसे ही पैसे दिखे उसका मन लालची हो गया, उसको उठाओ। जैसे ही पैसे दिखे उसका मन क्या हो गया, लालची हो गया। बोले क्या फर्क पड़ता है, गुड्स तो मेरे पास ही थे, गुड्स मेरे पास ही थे, मैंने कस्टमर को बेचे, पूरा की पूरा पैसा मैं ले सकता हूँ, है ना, मेहनत तो मेरी थी कस्टमर को सेल करने की। ऐसा कुछ उसके दिमाग में इंटेंशन था, बैड इंटेंशन था। तो उसने क्या कर दिया, उसने मिस्टर एस को मतलब सेलर सर को पैसा दिया ही नहीं। सेलर को पैसा ना देना मतलब क्या, सेलर अनपेड हुआ, सेलर इज अनपेड ऑटोमेटिकली। नाउ टेल मी, ये वाले केस में ये वाले केस में क्या सेलर एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ लीन? गुड्स ही नहीं है, ट्रांजिट गुड्स ही नहीं है। तो दिस कैन बी एन एक्सेप्शन वेयर सेलर एसेंटेड टू सेल, सेलर ने कंसेंट दे दिया, ठीक है सेल कर लो, मॉर्गेज कर लो, डिस्पोज कर लो टू द बायर ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर। बायर को उसने क्या कर दिया, परमिशन दे दिया टू फर्दर सेल द गुड्स। ये परमिशन के कारण बायर ने फर्दर गुड्स को सेल किया। अभी तक सेलर को पैसा मिला नहीं है, इसके लिए सेलर को अनपेड बोला, और वो बायर अगर पैसे देने को तैयार हो नहीं होगा तो यहाँ पे अगेंस्ट गुड्स सेलर के पास कोई राइट नहीं रहेंगे। टेल मी, अगेंस्ट बायर राइट रहेंगे क्या? यस, डेफिनेटली सेलर विल sue the buyer for the price, डेफिनेटली सेलर विल sue the buyer for the damages। अगेंस्ट बायर रहेंगे राइट, लेकिन अगेंस्ट गुड्स राइट्स खत्म हो जाएंगे, सो दैट कुड बी वन एक्सेप्शन। दूसरा है एक्सेप्शन, when the document of title of goods has been transferred to the buyer। what is document of title of goods? ओनरशिप, या वो जो कोई चिट्ठी है, रिसिप्ट है, डॉक्यूमेंट है, उस पे किसका नाम लिखा हुआ है? ओनर का नाम, बायर का नाम लिखा हुआ है। एंड बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू द पर्सन हु बॉट इन गुड फेथ फॉर द वैल्यू, दैट इज फॉर द प्राइस। मैं सेलर हूं, ओके, मैं सेलर हूं और ये मैं कैलकुलेटर बेच रही हूँ, किसको खरीदना है, ये मैं कैलकुलेटर बेच रही हूँ, आप लोग सब बायर हो। आप में से वैष्णवी मेरे पास आई, बोले मैम मेरे को मेरी कैल्सी टूट गई है, मेरे को कैल्सी चाहिए ही, मैं खरीदना चाहती हूँ ये कैलकुलेटर, बट क्या है कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैंने पैसे नहीं लाए, और आगे मैथ्स के लेक्चर में मुझे कैल्सी लगने वाली है, तो आप प्लीज क्या करो, मुझे कैलकुलेटर बेच दो और मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरी स्टूडेंट है, मैंने एकदम ट्रस्ट कर लिया, मैंने उसको कैल्सी बेच दी। कितने में मिलती है कैल्सी? 400-300। तो मैंने उसको थोड़ा कम दाम में डिस्काउंट करके बेच दी 200 रुपए में, 200 रुपए में मैंने उसको कैल्सी बेची। और अभी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं रिसिप्ट उसको कल दूं ताकि वो कल पैसे देने वाली, मैंने उसको रिसिप्ट फाड़ के दे दिया, रिसिप्ट दे दिया मैंने उसको 200 रुपए का, साइन माइन स्टैम्प वैम्प करके। अब वैसे लॉफुली या लीगली कैल्सी की ऑनर कौन हुई? वैष्णवी हुई। कल जाके अगर कोई वैष्णवी को पूछेगा अरे ये चोरी का माल है कि क्या, वो क्या बोलेगी, ये देखो रिसिप्ट, मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, आई हैव प्रूफ कि मेरे नाम पे ये रिसिप्ट है, तो ये कैलकुलेटर, ये गुड्स किसका हुआ, मेरा हुआ। अभी वैष्णवी ने ये कैल्सी गौरव को बेच दी 250 रुपए में,
₹50 का प्रॉफिट कर लिया। ₹250 में शी हैव सोल्ड द कैलकुलेटर टू गौरव। ये केस में ये केस में क्या गौरव को वैलिड टाइटल मिलेगा? हाँ मिलेगा। अभी तक उसने मेरे को पैसा नहीं दिया, उसका अलग ही चल रहा है। शी इज मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ 1 कैल्सी। सो वो ₹250 में बेच दिया उसने। अभी आई एम नॉट येट पेड, आई एम बीइंग सेलर, नॉट येट पेड द अमाउंट ऑफ कैल्सी और गुड्स। मुझे क्या बोला जाएगा? आई एम अनपेड सेलर बिकॉज आई हैव नॉट येट पेड। मैं अनपेड सेलर हूं, बट क्या मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करूंगी? नहीं करूंगी। यस yes. क्या मैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? सवाल ही नहीं आता, गुड्स तो किधर के किधर चले गए अभी। क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? उसको मिलेगा बिकॉज ही हैड बॉट द गुड्स इन गुड फेथ। उसको पता ही नहीं है कि पीछे क्या हुआ है ना, उसने पैसा दिया नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रिसिप्ट उसके पास थी। तो अगर सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिया विदाउट रिसीविंग द प्राइस और कल जाके बायर मना कर रहा है पैसे देने को, तो ये केस में क्या माना जाएगा? दैट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ लीन हैज बीन खत्म, ओवर। ठीक है, खत्म हो गया। वो राइट अगेंस्ट गुड्स है, वो खत्म हो जाएंगे, बट राइट अगेंस्ट बायर रहेगा। आई कैन sue buyer for the damages for the price. So this will be exception number 2. These are the 2 exception where seller has assented to sell. Seller assented to sell मतलब उधारी पे माल दिया और बाद में बायर पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो बायर ने क्या किया? वो माल किसी कस्टमर को भेज दिया, तो अभी लीन भी नहीं रहा, स्टॉपेज भी नहीं रहा, तो वो एक्सेप्शन हुआ। दूसरा एक्सेप्शन कब है? सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही बायर के नाम पे कर दिया, प्राइस इज नॉट येट पेड, बट फिर भी सेलर ने ऐसा किया। कुछ ट्रस्ट वर्दी रिलेशन होते हैं या सेलर कर देते हैं, कभी पहचान वगैरह होती है, तो ये केस में वो दोनों राइट खत्म हो जाएंगे, बाकी के राइट्स रहेंगे, बट दीज 2 राइट विल बी ओवर। इसके लिए यहाँ पे बोला एक्सेप्शन। हम्म हम्म मुझे समझा, तुझे समझा क्या? जब मैंने जब मैंने वैष्णवी को गुड्स बेचा, गुड्स बेचने के बाद जैसे ही मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिया, 2 पॉइंट्स मर्ज हो रहा है। उसको जैसे मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया, लीगली तो उसको वैलिड टाइटल मिल गया ना, तो गलती तो अल्टीमेट मेरी हुई। आगे मेरे को क्या, वो पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया कि अगर वैष्णवी से विद इन दैट ड्यूरेशन किसी थर्ड पर्सन ने वो गुड्स बाय किया, तो क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? हाँ मिलेगा। हमारे भले ही मैं अनपेड हूं, फिर भी एनी अदर पर्सन विल गेट वैलिड टाइटल, दैट इज जस्ट एक्सटेंशंस टू द पॉइंट। जैसे ही मैंने उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया, मेरा लीन भी खत्म हो गया, ट्रांजिट का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि बायर को गुड्स दे दिए हैं। मैंने जो बोला दैट वाज जस्ट एक्सटेंशन। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला मैंने? कि मैंने उधारी पे माल बेचा है, सेलर ने उधारी पे माल बेचा है बायर को। बायर ने क्या रिक्वेस्ट किया? सर अभी पैसा नहीं है, कस्टमर से पैसा रिकवर होने के बाद आई विल पे बैक, आई विल पे यू बैक। यहाँ पे इमेजिन करो कि अभी तक रिसिप्ट नहीं दिया है, बायर को रिसिप्ट नहीं दिया है, क्योंकि सेलर क्या सोच रहा है, अपने पहचान का तो नहीं है, और वो जब पैसे देगा अपन रिसिप्ट फाड़ के दे देंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो ये सिनारियो में वो फिर भी अनपेड हुआ क्योंकि पे नहीं किया है उसको। बायर ने आगे कस्टमर को गुड्स सेल करके पैसा रिकवर किया, रियलाइज किया, एंड उसने पे नहीं किया किसको? सेलर को। तो क्या लीन और स्टॉपेज खत्म हो जाएगा? यस, इन बोथ द केसेस। एग्जैक्टली, थर्ड कस्टमर विल गेट वैलिड टाइटल। 2 सिनारियो है, एक जगह पे मैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रही हूँ, एक जगह पे मैं अभी तक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं दे रही हूँ। सो इन बोथ द सिनारियो, सेलर बीइंग अनपेड, he cannot exercise either lien or stoppage. Have you understood? Very simple. So इसको एक्सेप्शन केस में डाल दिया है। हमारा मानना क्या होता है कि सेलर अनपेड है तो आइदर वो लीन एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो वो स्टॉपेज करेगा। Either he will retain the possession or he will regain the possession. But there are some cases where
seller being unpaid, he cannot even retain the possession or cannot even regain the possession. So ये दो चीजों को जहां पे वो फंस गया है वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि ये दो क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है. सेलर सेलर का लॉस हो गया. ओके ये जो राइट्स है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स है, मतलब सेलर लीन नहीं करेगा, स्टॉपेज नहीं करेगा, बट वो सेलर के पास एक ऑप्शन है ना, बायर को स्यू करेगा. कोई भी जनरली, हाँ, कोई भी जनरली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या आपको अगर रिसिप्ट देता है कोई सेलर, अभी किसी के दुकान होगी, आप दुकान पे बैठते होगे, तो कोई सेलर अगर चिट्ठी फाड़ के देता है तो एक कार्बन कॉपी नीचे होती है आपके. सो यू हैव प्रूफ कि बाबा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको पता पड़ता है आज दिन में इतने कस्टमर आए और इतने का सेल हुआ, तो वो आपके पास प्रूफ रहेगा. सर ये कस्टमर है, ये देखो मेरे पास रिसिप्ट है, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड द, ऐसा कुछ. ओके बट ओके ओके यस, करेक्ट करेक्ट, आपने ऑलरेडी रिसिप्ट फाड़ के दे दिया है, साइन स्टैम्प करके दे दिया है, तो ये पेड का मतलब एक लीगल है. सो हाँ, यहाँ पे सेलर ओनली कैन एक्सरसाइजेज राइट टूवर्ड्स बायर जब उसके पास प्रूफ हो, आइदर फिर सीसीटीवी कैमरा या फिर ऐसा कोई एक्सप्रेस, या फिर क्या किया सेलर ने एग्रीमेंट करके लिया. जैसे नंबर 1 एक्सेप्शनल केस है जहां पे सेलर ने उसको माल तो दे दिया 50,000 रुपए का, बट उसका क्या प्रूफ है कि आई हैव गिवन यू 50,000 रुपीज गुड्स. सो उसके लिए उसने एक एग्रीमेंट किया कि देख आई एम, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट कि फ्यूचर में यू विल पे. सो उसके पास वो प्रूफ रहेगा. अगर प्रूफ है तो ही सेलर कर पाएगा, प्रूफ नहीं है तो नहीं कर पाएगा. बट सेलर अगर ऐसा कर रहा है तो ही विल मेक श्योर कि कोई प्रूफ रखे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा. हाँ, दूसरे वाले केस में बायर बोल सकता है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ऐसी कोई चीज हो तो सेलर विल मेक श्योर कि वो प्रूफ रखे. और लॉ में प्रूफ चलता है, प्रूफ होगा तो ही आप कार्रवाई कर सकते हो, नहीं तो कर ही नहीं सकते हो. इट विल बी सेलर्स लॉस. मेरा अभी लॉस हो गया ना, मैंने वैष्णवी को 200 रुपए की कैलकुलेटर भेज दी, मेरे रिसिप्ट बुक में भी उसका नाम है, सब कुछ है, फिर वो 200 रुपए मेरे को मेरे जेब से डालने पड़ेंगे. एट द एंड ऑफ द डे जब मैं कैश कैलकुलेट कर रही हूँ तो मेरा 200 रुपए का हिसाब मैच नहीं हो रहा है, सो दैट देन मुझे मेरे जेब से डालना पड़ेगा, एंड आई डोंट हैव एनी प्रूफ, देन इट विल बी सेलर्स लॉस. एग्जैक्टली, ही विल sue buyer for the price, for the damages as well, अगर उसको इनकन्वीनियंस हुई है तो. पर राइट अगेंस्ट गुड्स खत्म हो जाएंगे, राइट अगेंस्ट बायर्स रहेंगे. हमने दो राइट देखे थे, ये हो गया. दो राइट देखे थे, लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. क्या उसमें रीसेल वाज वन ऑफ द राइट? अगर कोई अनपेड सेलर है, उसको पैसा नहीं मिला है बायर से, तो क्या वो किसी और को गुड्स रीसेल कर देगा? कर देगा. क्या करेगा गुड्स रख के? सो राइट ऑफ रीसेल, द राइट ऑफ रीसेल इज अ वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू अनपेड सेलर, है ना. इट इज वेरी वैल्यूएबल राइट. इन द absence of the right, unpaid sellers other right against goods, that is lien and stoppage, would not have been much, because this rights only entitled to unpaid seller to retain the goods until it is paid by buyer. ये क्या बोल रहे हैं, रीसेल का राइट एकदम मस्त है, इंपॉर्टेंट राइट है. क्यों? क्योंकि रीसेल से अनपेड सेलर तुरंत पैसा रियलाइज कर पाएगा. लीन में और स्टॉपेज में उसको वही बायर के चक्कर में फंसना पड़ेगा. लीन करेगा तो भी वही बायर को पैसा मांगेगा, या स्टॉपेज करेगा तो भी वही बायर को पैसा मांगेगा. तो वो बायर जब तक पैसा नहीं देगा, क्या वो अटकेगा? हाँ. बट रीसेल क्या है, तू पैसा नहीं दे रहा है, चल ठीक है, मैं किसी और कस्टमर को क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ. तो ही विल ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, he will repudiate the contract immediately and will sell it to someone else. He can realize money immediately. याद है क्या आपको, एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच मतलब रेफ्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट आइदर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हो, बिफोर टाइम पीरियड क्या कर रहे हो,
ब्रीच कर रहे हो। मैंने बोला था क्या बेटर है, एंटिसिपेटरी ब्रीच। उसके हाथ में मोबाइल है, क्या मोबाइल है तेरे पास? तुम लोग क्या ऐसे खेलते रहते हो खिलौने के साथ? इधर ध्यान दो बोर्ड पे। हम बोल क्या होता है एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ब्रीच में का फर्क, एंड क्या एक्सरसाइज करना चाहिए वो भी बोल। चल बोल सबको डिटेल में। इधर किधर भी नहीं है, पीछे के पीछे यूनिट में था। व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच? जिसको आता है वो हाथ ऊपर करे, मेरे को भी समझना है। व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच? हाँ बोल कार्तिक। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। टेल मी व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच भूषण? ड्यू डेट के पहले, बिफोर द ड्यू डेट, कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया? ब्रीच करना। ब्रीच करना मतलब रेप्यूडिएट करना, तोड़ना, कैंसिल करना। ओके, टेल मी व्हाट इज बेटर ऑप्शन, क्या करे? सामने वाले पार्टी ने जैसे ही मना कर दिया, आप रुकोगे क्या टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस? आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? ठीक है, हम इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, रेप्यूडिएट करके यू विल क्लेम द डैमेजेस और वॉट एवर। क्योंकि आपके पास फिर तुरंत रीसेल करने का ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल, अगर सामने वाला एंटिसिपेटरी ब्रीच बोले, ठीक है, फिर भी आप टिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस वेट करो, ये आशा से कि वो आएगा आएगा आएगा, और नहीं आया तो आपका टाइम खराब, डैमेजेस हो जाएंगे, देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देन इट इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन टू immediately repudiate the contract and claim for the damages. बोलो। now that is at the seller's option either to receive the goods। सेलर अगर वेव ऑफ कर देता है या बोलता है चल ठीक है गुड्स रिसीव, मैं गुड्स रिसीव कर लेता हूँ, तू पैसे नहीं दे पा रहा है, ऐसे केसेस नहीं होते जनरली। आई डोंट नो कहाँ देखे, बट जनरली ऐसे केसेस नहीं होते। सेलर विल नीड मनी। आप अगर हमसे गुड्स खरीदी करके लेकर जा रहे हो तो हमें उसका पैसा चाहिए। बहुत कुछ अलग केसेस में सेलर बहुत ही मतलब ऐसा समझदार अच्छा हो तो बोलेगा चल ठीक है तू पैसा नहीं दे पा रहा है तो गुड्स दे। एक रूल है लॉ में कि अगर एक बार गुड्स सेल हो गया तो बाद में सेलर उसको वापस नहीं ले सकता। सेलर कैन जस्ट स्यू फॉर द प्राइस। लिया तो फिर वो लीगल टर्म्स में नहीं आएगा, वो सेलर और बायर के बीच में की अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। बहुत लोग नहीं लेते, खड़ूस रहते। एक्सचेंज में करना, एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो वो क्या बोलते हैं कि एक्सचेंज में लेना पड़ेगा, वो भी ड्यूरिंग 4-5 दिन में अगर आप आओ तो। अमेजोन पे रिटर्न पॉलिसी होता है 14 डेज का, सो विद इन दैट पीरियड बिकॉज यू आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट सेल। हाँ हाँ हाँ, बट दैट इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन पॉलिसी में 14 डेज, किसी का 8 डेज, किसी का 10 डेज रिटर्न पॉलिसी होता है। सो वो सेल और रिटर्न, दैट इज ऑल्सो, मैं क्या बोली इलीगल, दैट इज सेल और रिटर्न बेसिस। आइदर आप खरीद लो या फिर रिटर्न टाइम के अंदर वापस दे दो, हम ले लेंगे। पे कर दिया तो यू विल गेट योर मनी बैक बिकॉज दैट इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय सेलर एंड बायर, सेलर कंपनी एंड बायर कस्टमर्स। दे चेक द गुड्स, एग्जैक्टली exactly. कुछ ओपन बॉक्स डिलीवरी, जैसे आप एप्पल प्रोडक्ट या कुछ खरीदते हो या कुछ मतलब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है। मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे कि आप, आपका वो कैरियर एजेंट आ रहा है, आपका जो भी वो गुड्स देने वाला आदमी आ रहा है,
आपको उनके सामने खोल के उसको चेक करना होता है. इफ इट इज गुड देन कीप इट, इफ इट इज नॉट गुड देन गिव बैक विथ हिम. अगर बाद में किया तो नहीं होएगा. भाई इसको ही ओपन बॉक्स पॉलिसी बोलते हैं. ब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में इवन ब्रांडेड शूज वगैरह भी आप ऑर्डर करो तो ओपन बॉक्स होता है सिस्टम, फिर बाद में नहीं लेते वो. आप भले ही 2 दिन 3 दिन बाद बोलो, नहीं लेते. उनके सामने ही चेक करके लेना पड़ता है. सारे कंपनीज के पॉलिसी अलग अलग होते हैं. सो उसमें कोई ऐसा ये नहीं है. हाँ, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल. अभी कौन से कंडीशन है जहां पे अनपेड सेलर रीसेल कर सकता है गुड्स को? नंबर 1, गुड्स में भी पेरिशेबल. पेरिशेबल गुड्स है, रख दिया फ्रूट साइड में. एक आया कस्टमर फ्रूट्स लेने, वो बेचारे फ्रूट वेंडर ने 2 किलो उसके नाम पे साइड में रख दिए. अभी शाम हो गई, रात हो गई, फिर भी वो आके लेके जाने को तैयार नहीं. वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे फ्रूट्स. सो बेटर ऑप्शन क्या है सेलर के पास? टू रीसेल द गुड्स टू समवन एल्स. अगर वो रीसेल कर दिया, मतलब 4-5 घंटे के बाद उसने रीसेल कर दिया और इधर बायर आया, अरे मैं तो आ ही रहा था ना, ऐसे कैसे? तो क्या बायर के पास कोई ऑप्शन होगा अगेंस्ट सेलर? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो गुड्स क्या थे? पेरिशेबल नेचर के थे. इन केस बायर डिड नॉट इन्फॉर्म ऑफ द इंटेंशन ऑफ रीसेल. तो पेरिशेबल के केस में रीसेल के इंटेंशन को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है सेलर को. बायर क्यों लिखा है क्या पता. अच्छा, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म मतलब सेलर ने बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. बिना इन्फॉर्म के या बिना नोटिस के वो रीसेल कर सकता है. सेकेंड, वेयर नोटिस इज गिवन टू बायर ऑफ इंटेंशन टू रीसेल. मतलब क्या? सेलर ने नोटिस दिया. नोटिस कैसे दिया? आइदर मेल पे दिया, फोन करके दिया कि सर ये जो आपकी साइड में गुड्स रखे थे अभी तक पैसा तो चुकता किया नहीं है, मेरे पास 3 कस्टमर आके गए, तो आई वांट टू सेल द गुड्स टू अनदर पार्टी. तो क्या नोटिस देके मतलब प्रायर इन्फॉर्म करके रीसेल कर सकता है? हाँ, कर सकता है. बट अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के ना हो तो नोटिस देना पड़ता है. बट अगर वो पेरिशेबल नेचर के हो तो नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है. और क्या है कि सेलर ने बायर के कोई गुड्स बाजू में रख दिए और अभी उसको ड्यू टू डिले इन टाइमिंग और एनी अदर रीजन उसको कम दाम में बेचने पड़ रहे हैं. 100 रुपए की गुड्स बाजू में रखी जो कि वो बायर को सेल करने वाला था. अभी यहाँ पे 2-3 कस्टमर आए, उसको 90 रुपीज के ऊपर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है. तो उसको क्या है, 90 रुपीज में सेल करना पड़ा. उसने किसको? बायर को इन्फॉर्म कर दिया, सर आई एम सेलिंग गुड्स टू समवन एल्स बिकॉज यू हैव नॉट येट पेड. 90 रुपए में बेचा, 10 रुपया लॉस हुआ सेलर का. सो वो लॉस क्या वो बायर से रिकवर कर पाएगा? इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस ही कैन रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस फ्रॉम द बायर. सो ही विल रिटेन. ज्यादा रहा तो सेलर हैव राइट टू रिटेन द प्रॉफिट. सेलर बाय बायर. 100 रुपए की गुड्स है एखादे के नाम की बाजू में रखी, बायर आए, 2-4 बायर आए, 105-110 रुपए देने के लिए तैयार है. रेयर गुड्स है, लास्ट पीस है, बोले हम 110 रुपए लेके खरीदेंगे. बचा हुआ 10 रुपया जो है, सेलर विल रिटेन द प्रॉफिट ऑफ द रीसेल प्राइस इफ इट इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. वो बोलेगा कि बेच, ज्यादा में बेचा, मेरी मेहनत है मेरे को. बायर को क्यों देगा यार? बायर ने तो वैसे भी उसके पूरे पैसे नहीं दिए. सेलर इज अनपेड. सेलर ने एक्स्ट्रा मेहनत करके 2-4 कस्टमर को गोड़ा किया, फिर उसको बेचा. तो इफ हायर द प्रॉफिट ही विल रिटेन, लॉस ही विल आस्क फॉर द बायर. अर्धे पैसे दिले असते तर देन सेलर इज लायबल टू गिव द मनी, उसका लॉस कट करके. क्या है, नहीं ऐसा नहीं है. बट बायर ने उसके नाम से गुड्स रखा था ना बाजू में कि सर मैं आऊंगा और गुड्स लेकर जाऊंगा, बट वो आया नहीं टाइम से. सेलर की तो गलती, सेलर का तो नुकसान हो गया ना. वो टाइम में 4 कस्टमर आके गए, देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. 2 डेज 3 डेज में 4 कस्टमर आके गए. इमेजिन करो वो लास्ट पीस था, वो लास्ट पीस था. बाकी कस्टमर 100 रुपया उसके लिए ज्यादा देने को तैयार थे. एक आधा फोन का मॉडल होता है, एक आधा ड्रेस होता है, आपको बहुत पसंद आ जाता है, फिर आप उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो ना. तो वैसे ही कस्टमर
तो फिर उसने नोटिस दिया, सर क्या है, आप आए नहीं हो 2 दिन से, तो आई विल रीसेल द गुड्स टू अनदर कस्टमर, जो आपने एडवांस दिया है आई विल पे यू बैक द एडवांस, एंड इफ प्रॉफिट हुआ तो वो रिटेन करेगा, इफ लॉस हुआ तो वो वसूल करेगा। क्या हुआ? हम्म। बुक करके रख दिया। पूरा के पूरा वसूल करेगा एज अ डैमेज। हाँ बट वो नहीं लिया उसने, उसके पास तब पैसा नहीं होगा, इसके लिए मैं भी नहीं लिया होगा, तो ही इज मतलब सेलर इज लायबल टू रिकवर द होल डैमेज। नेक्स्ट, वेयर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कोई एक अनपेड सेलर है, उसने वो गुड्स किसके लिए रखे थे, लीन के लिए, मतलब दे नहीं रहा है इसके लिए लीन करके रखा, कब्जा करके रखा, या फिर बायर हो गया इंसॉल्वेंट, इसके लिए गुड्स को वापस बुलवा लिया। द सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्ड गुड टाइटल। सब्सिक्वेंट बायर मतलब फर्दर आगे वो जिसको भी सेल कर रहा है, क्या उसको वैलिड गुड टाइटल मिलेगा? यस, अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट नोटिस ऑफ रीसेल हैज नॉट बीन गिवन। अगर क्या किया, मैं सेलर हूं, मैं कैलकुलेटर बेच रही हूँ, आप बायर हो, ओके, और कैलकुलेटर के आपने 10 रुपए एडवांस दे दिए, 190 रुपए बाकी है, तो क्या मैं अनपेड सेलर ही हुई? आपने 190 रुपए नहीं दिए, मैंने, मेरे पास ही अभी तक कैल्सी का डिलीवरी नहीं हुआ है, मैंने कैल्सी को मेरे पास ही रखा है, रिटेन द पोजीशन ऑफ द कैल्सी, दैट मीन्स मैंने क्या इसको लीन एक्सरसाइज किया, हाँ लीन एक्सरसाइज किया। अभी टाइम एक्सपायर हो चुका है, स्टिपुलेटेड टाइम हैज बीन एक्सपायर्ड, मेरे पास कैल्सी के लिए दूसरे नए तरह तरह के कस्टमर आ रहे, डिमांड बढ़ गई है कैल्सी की, प्राइस बढ़ गई है, तो मैंने क्या किया, नोटिस नहीं दिया मेरे ओरिजिनल बायर को जिसके ऊपर गुड्स का लीन एक्सरसाइज किया है कि सर आई एम रीसेलिंग द गुड्स। हालांकि गुड्स रिटर्न रीसेल करने के टाइम पे सेलर को क्या करना होता है, बायर को नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि वो उसके नाम पे गुड्स होते हैं, बस पेरिशेबल हो तो देने की जरूरत नहीं है, बाकी गुड्स के केस में देना पड़ता है। इवन इफ आई डिड नॉट गिव नोटिस टू द बायर ऑफ लीन्ड गुड्स और द गुड्स विच आर स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्या जो सब्सिक्वेंट बायर है, मतलब जिससे जिसने मेरा माल खरीदी किया है, कोई नया पर्सन आके, न्यू कस्टमर, उसे वैलिड टाइटल मिलेगा? उसे वैलिड टाइटल डेफिनेटली मिलेगा, भले ही मैंने पुराने वाले को नोटिस दिया हो ना दिया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टाइटल में। और रीसेल बाय सेलर वेयर द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफिकली टर्म है, क्या टर्म है, कि बायर ने इतने इतने दिन में अगर पैसा नहीं दिया तो सेलर क्या करेगा, गुड्स को रीसेल करेगा। ऐसा अगर एक्सप्रेस टर्म है तो रीसेल किया तो कोई प्रॉब्लम है, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, the unpaid seller has, in addition to his remedies, a right of withholding the delivery of goods. This right is similar to lien. मतलब क्या है कि सेम है लीन, क्या कर रहा है सेलर, अनपेड सेलर क्या बोल रहा है, मैं डिलीवरी नहीं दूंगा गुड्स की जब तक तू पे नहीं करेगा, दैट इज नथिंग बट एक्सरसाइजिंग लीन ओनली, कब्जा ही कर रहा है ना अल्टीमेटली, गुड्स को डिलीवर ना करना मतलब गुड्स पे कब्जा करना, या टाइम पड़ने पर गुड्स को रीसेल कर देना। ये हमने क्या देखे, राइट्स अगेंस्ट गुड्स, रीसेल करो, लीन करो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट करो, ये हमने राइट अगेंस्ट गुड्स देखे। क्या कुछ राइट अगेंस्ट बायर हो सकते हैं, जैसे हम डिस्कस करते, sue the buyer for price, sue the buyer for damages, repudiate the contract. So first is suit for the price, पैसा दे इसके लिए केस करना है, तूने मेरा पैसा नहीं दिया, I will sue you in court of law, that is nothing but suit for the price, where property in goods has passed to the buyer but buyer is not paying to seller, और buyer is neglecting to paying to seller, wrongfully refuse कर रहा है, fraudulent intention है। जब प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो लीन और स्टॉपेज का सवाल ही नहीं आता है, ना ही रीसेल का सवाल आएगा। अब क्या बात बची,
अब तो उसको क्या करना पड़ेगा, बायर को स्यू करना पड़ेगा फॉर द प्राइस, या फिर क्रेडिट पीरियड है, या फिर स्टिपुलेटेड टाइम है, आप गुड्स को ले जाओ नो प्रॉब्लम, बट 3 दिन में इसके पैसे लाकर दे देना। 3 दिन का पीरियड एक्सपायर होने के बाद क्या सेलर बायर को स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस? बाकी तो कुछ बचा नहीं है अगेंस्ट गुड्स रेमेडी, तो अभी क्या कर दो, बायर को स्यू कर दो फॉर द प्राइस। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यहाँ पे सेलर गुड्स का डिलीवरी लेके खड़ा है आपके दरवाजे के सामने, सेलर गुड्स का डिलीवरी लेके आ गया है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे आपने जोमेटो से पिज्जा मंगवाया, ठीक है, जोमेटो से पिज्जा मंगवाया, मैंने कल ही परसों ही एग्जाम्पल दिया था, क्लास को जाते जाते आपको भूख लग गई, जाते जाते ही ऑन द वे आपने ऑर्डर कर दिया, बोले पिज्जा मंगवाएंगे, पिज्जा जैसे ही घर पे पहुंचता हूँ 5-10 मिनट में पिज्जा आ जाएगा, घर पे पहुंचते ही आपको पता चला कि आपकी मम्मी ने आपका फेवरेट डिश बनाया है, तो आपने तुरंत कुछ आगे पीछे का ना सोच के टूट पड़े, खा लिया पेट भर के, अब आपका मन नहीं है पिज्जा खाने का, और एकदम आप भूल ही गए, एकदम 10 मिनट में आपका डोरबेल बजा और पिज्जा का डिलीवरी आ गया, और अभी आप डोर तो खोला लेकिन आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो पिज्जा का, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस, आप हो बायर, वो है सेलर, सेलर इज रेडी टू डिलीवर, सेलर इज रेडी टू सेल, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्डर, क्या आपको कुछ डैमेजेस पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। देन है रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट रिप्यूडिएट करना मतलब क्या करना, क्या करना रोहन, बिफोर ड्यू डेट रिप्यूडिएट करना मतलब क्या करना, हाँ वो तो समझ गया, इंग्लिश का हिंदी, बट क्या करना, क्या वर्ड है उसको, एंटिसिपेटरी ब्रीच, करेक्ट, वेरी नाइस। सो बिफोर ड्यू डेट हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं, रिप्यूडिएट करते हैं, दैट इज नथिंग बट एंटिसिपेटरी ब्रीच। क्या अनपेड सेलर चाहो तो एंटिसिपेटरी ब्रीच कर सकता है, या बायर, बायर करेगा क्या, बायर ही करेगा ना, कि सेलर करेगा, सेलर क्यों करेगा यार, सेलर को तो उसके गुड्स बेचने हैं। So if buyer wants, can repudiate the contract before the due date, that would be termed as anticipatory breach। भले ही anticipatory breach हो, actual breach हो, क्या aggrieved party को अगर कोई damages हुआ है तो damages देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। The seller may treat the contract as resigned, seller contract को resign treat कर सकता है, और he can wait till the actual date। सेलर के पास दो ऑप्शंस है, बट व्हाट सेलर शुड डू, he should treat contract as resigned on the day buyer said कि we cannot perform the contract, and he should claim the damages from the buyer, so that immediately वो क्या कर पाएगा, रीसेल कर पाएगा, है ना। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्या, नहीं ठीक है। सूट फॉर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्या, ब्याज, ब्याज, ब्याज क्यों लेते हैं, टाइम की वजह से, पैसा अगर किसी के पास अटक के पड़ा है, वो आज देने वाला था, 8 दिन हो गए नहीं दिया, 8 days का इंटरेस्ट लोगे, you will charge the interest rate for 8 days, that is nothing but suit for interest। so suit for price और suit for damages से भी और एक चीज होती है suit for interest, where there is a specific agreement between buyer and seller to the interest on price of the goods from the date on which the payment becomes due। सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट है, से वो एग्रीमेंट में क्या लिखा है, बायर शुड पे प्राइस विद इन 3 days, 3 days में प्राइस पे किया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जितना प्राइस है उतना चाहिए, बट 3 दिन के बाद एक भी दिन अगर प्राइस पे करने को, पैसा देने को ऊपर गया, तो पर डे को मुझे 0.1% इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और उसको एक्स्ट्रा 3 days लेट हो गया, तो क्या एक्स्ट्रा 3 days पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, करेगा, सेलर विल चार्ज द इंटरेस्ट, दैट इज नथिंग बट सूट फॉर द इंटरेस्ट। अगर सेलर और बायर के बीच में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट सेलर कैन स्यू फॉर द इंटरेस्ट, बट डैमेजेस और प्राइस क्लेम करने के लिए कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, there need not be any agreement to claim the price, to claim the damages, because it is unsaid बाय डिफॉल्ट है, बट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, क्योंकि आपको इतने दिन लेट हुआ है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक एग्रीमेंट की जरूरत है, हाँ
उसके लिए देयर शुड बी स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर। थोड़ा सा लिखे क्या, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, नहीं होगा आज, कंप्लीट नहीं होगा। चलो लिखो। वो जो डिफरेंस है लीन और स्टॉपेज का, मैं चाहती हूँ कि टेबुलर फॉर्म में आप लिखो इन योर डिफरेंस का बुक, आपके मर्जी से, मन से। तो ये जो डिफरेंस है मैं डिस्प्ले करती हूँ, इसका फोटो आपके ग्रुप पे आ जाएगा, बट आपको इसको लिखना कैसे है, कंसिडर दिस एज योर होमवर्क। आपको इसको लिखना कैसे है टेबुलर फॉर्म में इन योर डिफरेंस का बुक, डाल दो अपने ग्रुप पे। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में अपने अच्छे से लिख लेना। यहाँ पे नहीं लिखना है, घर पे लिखना है, दैट विल बी योर होमवर्क फॉर मंडे, है ना। ओके अभी नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस वेयर, आपका जो भी पॉइंट है, एक्सेप्शंस वेयर, दो एक्सेप्शंस लिखना है। दो एक्सेप्शंस है, दोनों के एग्जाम्पल लिख के ले क्या, एक्सेप्शन नंबर 1 लिख के रुक जाना, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 लिख के रुक जाना, एग्जाम्पल देने वाली हूँ। हो गया नंबर 1 पॉइंट, अभी उसका एग्जाम्पल लिखो। थोड़ा ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। सेलर एस था ना अपना, सेलर entered into contract with B for buyer to sell the goods and after
After he will give back money for goods. After that लिखना चाहिए क्या? After that he will give back money for goods. हैंडराइटिंग समझ रही है? Even after receiving money, even after receiving money from customer, C for customer, B could not pay to S, then S cannot exercise lien or stoppage. थोड़ा बहुत तुम लोगों को अगर मॉडिफाई करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर पॉइंट नंबर 2 और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे सो दैट आप. हाँ, कर लो मॉडिफाई. यस, पी डिड नॉट. पी डिड नॉट पे टू एस. ऐसे करो. कुड नॉट मतलब तो ऐसा है कि हाँ, कर नहीं पाया, बट ही ने उसने पर्पजली नहीं किया ना, सो डिड नॉट. करेक्ट. झालं का? हो गया. नंबर 2 लिखो एक्सेप्शन, फिर अपन उसका एग्जाम्पल लिखेंगे. जूम करूं? सेकेंड पॉइंट लिखो. जितना हाईलाइटेड है उतना ही लिखो.
लिख लिया? तो बोलो ना फिर। वाह, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। मेरा वैष्णवी का एग्जाम्पल लिख लो। फोन देख लिया वैष्णवी? कुछ अपडेट्स, एनी अपडेट्स? नहीं ना? हाँ, मेरा वैष्णवी का एग्जाम्पल लिख लोगे? लिखो। सेलर हैज, खुद से लिखते हो? सेलर हैज सोल्ड गुड्स टू बायर। सेलर हैज सोल्ड गुड्स टू बायर by giving document of title. By giving document of title, but without receiving price from the buyer. By giving document of title, but without receiving price from the buyer. And if buyer sold these goods, and if buyer sold these goods to someone else, subsequent buyer लिखो. If buyer sold this goods to subsequent buyer, then he or she will get a valid title. Then he or she will get a valid title. अभी अभी लिखना है सेक्शन 54 भी कोट करो. राइट ऑफ रीसेल चालू करो, फटाफट लिखना. जो जो हाईलाइट करती हूँ वो. लिख लो, फर्स्ट 2 पॉइंट लिख लो. राइट ऑफ रीसेल 4-5 पॉइंट है उसके. 4-5 पॉइंट है उसके. ऑनलाइन वाले आर्या, सुयांश, प्रेरणा नहीं है क्या आज? टुडे ऑल्सो आई कुड नॉट आइडेंटिफाई वेयर टू पार्क. क्लास के बाद कोई नीचे आएगा क्या? आज जो भी नीचे जाने वाला होगा जस्ट लेट मी नो कि कहाँ पे है एग्जैक्टली exactly. मेरे को समझा नहीं, सिग्नल के राइट है लेफ्ट है? दैट साइड. वो अपने अलका टॉकीज से इधर नहीं, क्या क्या बोलते हैं यार वो, तिलक रोड से इधर ये साइड आती हूँ. टू लाइक दिस ना, ऐसा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मुझे स्टेटस पॉइंट लेफ्ट लगता है जब मैं ऐसा आती हूँ तो. आप जैसे बैठे हो आपके लेफ्ट ये बिल्डिंग है. ठीक है, आज नीचे आना मेरे साथ. जिसको टिफिन खाने को कम टाइम लगता है.
अरे वो कोई तो होटल है इधर, वो सच में उधर लगाना है क्या? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। उधर नहीं उठाते ना? 2 पॉइंट्स हो गए? नहीं ना? तो लिखो अभी। आज अ, उन्नति, आज ग्रुप पे डाल दिया ना पीडीएफ तो भी चलेगा। किसका? यूनिट 3 का। बस 3 का डालो। यूनिट 4 के फिर 2 पार्ट करने पड़ेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पीडीएफ के। बिकॉज आगे अभी अगर आज ये ओवर नहीं हुआ तो आज तक का सैटरडे डालना पड़ेगा। सो आज तक का मतलब विल बी पार्ट 1। कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं होती ना? होमवर्क सारा ये डाल देती है प्रिया। अभी आपके पास टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो अभी मस्त भरपूर होमवर्क मिलेगा। आपका एक सबसे पहला होमवर्क है कि तीनों यूनिट को रिवाइज करो अच्छे से। बचे कुछ पेंडिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। यूनिट 4 के 5 क्वेश्चन देती हूँ मैं। आओ ना, सैटरडे संडे भी आओ, मना नहीं है, आपका रिवीजन होगा। बट जो आज का होमवर्क है वो तो करना पड़ेगा ना। फ्राइडे सैटरडे जो क्लास में आके बैठते हैं और उनका जो रिवाइज होता है, बहुत अच्छी बात है। और कभी कोई डाउट होता है मंडे टू थर्सडे के क्लास में, तो फ्राइडे सैटरडे बैठना ही चाहिए। मुझे लगता है 2-4 लोग ही कॉलेज जा रहे हैं, बाकी तो आप मैनेज कर ही रहे हो, है ना? प्रियांक एक है, यश एक है। ओके, यू गो फ्राइडे सैटरडे, बट दैट इज फाइन। गोइंग फ्राइडे सैटरडे इतना हार्म नहीं करेगा। मंथन भी पहले जा रहा था, अभी नहीं जा रहा है। फ्राइडे सैटरडे जा रहा है तू, जा ही नहीं रहा है। पर मैनेज होता है क्या कॉलेज वालों के? SS पवार कॉलेज का नाम। चलो पॉइंट नंबर 3। आज मुझे लेट क्यों हुआ? बिकॉज इट वॉज रेनिंग SB रोड पे। सो फिर आई हैड टू वेट 10 मिनट्स, 10-15। हाँ, तो मैं रोज जल्दी आया करूँ कि लेट आया करूँ? मैं आऊ ही मत। ओके बॉस। ओके बॉस। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी भूख का, बट सी, मेरे साइड पे रह के देखो कि मेरे लिए इतना सब ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल। आई रश फ्रॉम द अनदर क्लास देन केम टू दिस क्लास, मेरे को पड़ी रहती कि बाबा मैं पहुंचू, है ना? वेरी रेयरली इन माई क्लास इट हैपन कि बाबा मेरे को लेट हो गया है। एक बार तो वो आधा घंटा वो लफड़ा हो गया था ट्रैफिक का, तब आधा घंटा लेट हुआ था। बिकॉज आई हैड टू ड्रॉप माई गाड़ी समवेयर एंड देन केम वॉकिंग। जैसे ही सर क्लास के बाहर जाते हैं ना, आप थोड़ा सा कुछ ड्राई स्नैक्स खा लिया करो, एक 2 से 3 मिनट लगता है खाने में।
फटाफट खा लेने का 2-3 मिनट में आने तक और मैं सेटअप करने तक खा सकते हो। जैसे ही मैंने पढ़ाना चालू किया, रख देने का, है ना? तो ला सी सी डोंट टेल मी दिस थिंग दैट इज योर कि बाबा ये तुम लोगों का कन्वीनियंस होगा कि तुम लोगों को कुछ ड्राई स्नैक्स लाके रखना है, चिप्स के पैकेट लाके रखो, आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स लाके रखो डब्बे में। ये चीजें मेरे को मैं तो बोल नहीं सकती हूँ बट एक आइडिया दे रही हूँ। एक अलग से डब्बा रखा करो, थोड़ा सा कोई गया टीचर की 5 मिनट खाने में, है ना? आप किसी फैकल्टी को ये बिल्कुल भी बोलना गलत है कि मैम प्रायर इन्फॉर्म करो या लेट आओ या जल्दी आओ वट एवर। मैं उसको स्पोर्टिंगली ले रही हूँ, अगर कोई फैकल्टी नाराज हो जाए तो, है ना? इसके लिए मेरे ये चीज मेरे हाथ में नहीं रहती क्योंकि आई हैव टू रश फॉर अनदर लेक्चर और मुझे आना रहता है, पहुंचना रहता है तुम लोगों के पास। ये मेरा कंसर्न रहता है एंड मुझे लेट होता है, जल्दी रहता है, मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म करना चाहिए, किसी और को इन्फॉर्म करना चाहिए, दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट इज माई कंसर्न। मैं ये करती हूँ कि नहीं करती हूँ ये आप जज नहीं कर सकते हो, है ना? ये आपको क्या ही पता मैंने इन्फॉर्म किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा। सो आपको जैसे ही कन्वीनियंट हो आपका थोड़ा सा खाऊ लेके आया करो, खा लिया करो। चलो, थर्ड पॉइंट लिखो। When unpaid seller who exercise right of lien or stoppage in transit resell, unpaid seller अगर stoppage और lien वाले goods को resell किया तो कुछ नहीं, subsequent buyer will acquire good title against the as against the original buyer. ये भी लिखना है despite of the fact that notice of resale has not been given to the seller। लिख ही लो। 1 2 3 4 5 नंबर डाल के लिखो, ओके? 3 पॉइंट होने के बाद बोलो मुझे स्क्रॉल करना है। नंबर 3 पॉइंट होने के बाद बोलो मुझे स्क्रॉल करना है। थर्ड हो गया। हाँ,
फोर्थ, स्यू फॉर द प्राइस इन विच कंडीशन ऐसे लिखेंगे, स्यू फॉर द प्राइस के आगे लिखेंगे इन फॉलोइंग कंडीशंस, फिर दो कंडीशंस लिख लेंगे, मतलब नीचे का राइटिंग बचेगा. देन लिखना है बाद में राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर. उसमें राइट एज फॉलोज में फर्स्ट इज स्यू फॉर द प्राइस इन द फॉलोइंग कंडीशन. देयर आर टू कंडीशंस. एंड टेल मी कि बाकी अगर फैकल्टीज को लेट होता है तो आपको प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है ईच एंड एवरी टाइम. ओके, सो यू हैव बीन प्रायरली इन्फॉर्म्ड, यू हैव बीन प्रायरली इन्फॉर्म्ड एवरी टाइम इवन फॉर द 5 to 10 minutes क्या. ओके, ओके, सो आई विल मेक श्योर कि अपना है ही ना वैसे ग्रुप, सो दैट यू कैन टेक ब्रेक एज वेल अगर वैसा होगा, है ना. ठीक है, डन डन. ओके, इफ इट इज, मतलब आई विल टेल यू, हाँ करेक्ट, इफ इट इज इन माय हैंड कि बाबा मैं रुक के थोड़ा पटकन मैसेज कर पाऊँ, सो आई विल डेफिनेटली डू दैट, सो दैट अपन क्या कर पाएंगे, अगर तुमने 20 एक मिनट का ब्रेक ले भी लिया तो अपन 20 एक मिनट एक्सटेंड कर पाएंगे. सो वो अपना म्यूचुअल रहेगा फिर, है ना. ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन, डील डन. देखो, इन केस कभी ऐसा नहीं होता है, बट बिकॉज क्या है, मेरा अनदर क्लास और ये क्लास का टाइम बहुत कट टू कट है, इसके लिए इट मे क्लैश समटाइम्स बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल. अगर 20 एक मिनट मेरे को लेट होने वाला रहेगा तो आई विल इन्फॉर्म, टेक अ ब्रेक ½ एन आवर. तो 12 का लेक्चर 12:30 तक यू कैन टेक ब्रेक ना, जो 2 to 2:30 का है, सो आई कैन एक्सटेंड टिल 2:30. सो वो अपना डील है दोनों के बीच में, अपने बीच में वो डील है. फिर आप बोलोगे कि अरे मैम ने डिले किया, ऐसा कुछ नहीं, फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा. ओके, आई विल मेक श्योर ऐसा ना हो. बराबर है. एग्जैक्टली exactly. वो वेस्ट होता है तो खा लेना. फिर मेरे को 2:30 बजे तक डिस्टर्ब नहीं चाहिए, कच कच मच मच. 5 एक मिनट ठीक है, मतलब चित भी आपकी पट भी आपकी, ऐसा हो गया ना दोनों साइड से, ऐसा नहीं. फिर मेरे को एक्सटेंड करने देने का. फिर क्या अभी हाँ ही बोलोगे, वो मैं कर लूंगी हैंडल. एंड समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि मेरे को अगर लेट होने वाला है ना तो आई कन्वे ऑल्सो कि बाबा एक काम करो, ब्रेक दे दो. एंड दैट इंफॉर्मेशन, और वो मुझे चीज ये हुई है, बट अभी आई विल मेक श्योर कि डायरेक्टली तुमको ही बोलो. बहुत बार ऐसा हुआ, आई हैव ऑब्जर्व दैट, बट ये डिस्कशन हुआ इसके लिए अच्छी बात है, तुम तक नहीं आई वो चीज. एंड देन फिर मेरा भी लेक्चर कम होता है क्योंकि आपको ब्रेक देना रहता है.
लिखो सूट फॉर प्राइस, देन सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. सेलर में स्यू हिम, हिम का मतलब बायर होता है. यहाँ पे ऐसे लिख लेना, सेलर में स्यू बायर. अगर क्या है कि बायर रेडी नहीं है डिलीवरी लेने के लिए, सेलर इधर गुड्स लेके खड़ा है, बायर ने ऑर्डर किया था, सेलर गुड्स लेके खड़ा है पिज्जा जैसे, पर आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब वो डोर बेल बजा रहा है, आप उसके पास देख के स्माइल कर रहे हो बट पिक नहीं कर रहे हो, तो इसमें वो आपका कंप्लेंट करेगा, यानी वो तो वॉइडेबल भी हो जाएगा ऑफ कोर्स. सो अग्री पार्टी विल कंप्लेन. आता ही है, तो डैमेजेस पे करना पड़ेगा अग्री इसको, टू अग्री पार्टी. डन है. चलो नंबर 3. पॉइंट नंबर 2 नहीं हुआ. द सेलर में स्यू बायर फॉर द डैमेजेस, द सेलर में स्यू बायर फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. बोलो. देन सूट फॉर इंटरेस्ट. जैसे सेलर को बायर के अगेंस्ट रेमेडी है, प्राइस के लिए स्यू करो, ये करो, वो करो, क्या बायर को भी सेलर के अगेंस्ट रेमेडी होनी चाहिए? होनी चाहिए. ये हरदम बायर की थोड़ी गलती रहेगी, कभी कभी सेलर का भी गलती रह सकता है. बोलो तनुजा. हाँ लिखो. सेकेंड पॉइंट लिखना बाकी है, डिक्टेट करूं क्या? लिख. द सेलर में स्यू बायर, द सेलर पॉइंट का हेडिंग लिखा क्या? हाँ, उसके आगे बस इतना लिखना है, द सेलर में स्यू बायर फॉर द डैमेजेस ऑफ, द सेलर में स्यू बायर फॉर द डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. एग्जाम्पल पिज्जा वाला, यहाँ पे साइड में ऐसा पिज्जा लिख दो, बाद में पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाएगा. क्वेश्चंस भी करते हैं, इतना लिख लो फिर क्वेश्चंस करेंगे. एटलीस्ट आपका मेन डाउट वाला थर्ड क्वेश्चन तो कर ही लेंगे. लिखवा के भी दे देती हूँ. क्वेश्चन ही नहीं समझा ऐसे कौन है? ये क्वेश्चन, अच्छा कौन सा थर्ड क्वेश्चन समझ के इंटरप्रिटेशन नहीं जमा ऐसे बाकी के लोग हैं क्या? कल के जो थे इजी थे क्वेश्चंस. 6 अगर आए तो थर्ड आना चाहिए. 8 वाला भी नहीं. क्या लिखा साक्षी 6 वाले का आंसर? डिटोरिएशन का पॉइंट लिखा.
प्रोविजन कौन सा लिखा? सेक्शन 21। गुड शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट। डन। क्वेश्चन करें? वॉशरूम जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, आप जाके आ सकते हो। फोन रिसीव करना होगा तो आपको पूछना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन 3 क्यों परेशान कर रहा है देखते हैं। मिस्टर एस, ध्यान दो, इधर ध्यान दो अभी। यूनिट 3 क्वेश्चन 3। मिस्टर एस एग्री टू परचेस 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम वी। यहां तक कोई डाउट नहीं? एस कौन हो गया? बायर हुआ। वी विल बी सेलर। ओके। आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंट हिज मेन टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मतलब क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स लेने के लिए कौन आने वाला है? बाहर का आदमी आएगा बोला। ठीक है। दे कुड पैक ओनली 60 बेल्स। जो वी के आदमी लोग हैं सेलर के, कितना पैक कर पाए? 60 कॉटन बेल्स। चाहिए कितने थे? 100। 100 कॉटन बेल्स। दे कुड पैक ओनली 60। ओके। लेटर ऑन देयर वाज एन एक्सीडेंटल फायर एंड एंटायर स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड इंक्लूडिंग 60 बेल्स। पैक कर दिया, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। दैट वर ऑलरेडी पैक्ड। 40 तो अभी तक पैक ही नहीं किए थे। Referring to the provision of Sales of Goods Act, explain as to who will bear the loss to that extent. किसने क्या लिखा मुझे बताओ। आंसर क्या लिखा? 100 कॉटन बेल देना है, 60 पैक कर पाया। लेने के लिए बायर का आदमी आएगा। पैक करके रख दिया। पैक करके रख दिया। 60 आर पैक्ड और आग लग गई। 60 के साथ बाकी सब भी जल गया जो अनपैक था। सो कितना, क्या, क्यों बेयर करेगा बायर, या करेगा भी कि नहीं करेगा? 60 बायर बेयर करेगा। गुड्स का जो ओनरशिप है, सेक्शन 26 याद करो। गुड्स का जो ओनरशिप है, क्या डिलीवरी के साथ ओनरशिप जाता है? देन एजेंट विल बी बायर ओनली। यस, वो तो है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म मतलब लॉस किसका? 60 का कि 100 का? और 40? वाई? बिकॉज दे आर नॉट येट एसेटेंड। बिकॉज दे आर नॉट येट एसेटेंड ना। अनअसर्टेन में से 40 बाजू में निकाल के रखेगा तो डिलीवरी ट्रांसफर होगा। गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन दे आर असर्टेन्ड। करेक्ट है। 60 असर्टेन किए बट बचे हुए 40 तो नहीं किए। ऐसा ही कुछ लिखना है। और किसी का कोई थॉट प्रोसेस उल्टा चल रहा है?
बोलो. सो देन इट विल बी 400 सेलर्स लॉस. सो ये दोनों इंटरप्रिटेशन ये क्वेश्चन के बनते हैं. अगर हाँ दोनों लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आइदर ऑफ वन लिखो तो भी आप मार्क मिलेंगे. ऐसा नहीं कि आपको दोनों साइड से सोचना है. वो क्या बोल रही है कि बाबा सेलर के यहाँ पे आग लगी ना, और हमने ऐसे मान लिया कि अभी तक वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे या जो भी है, सेलर के पूरे गुड्स क्या हो गए, जल गए, आग लग गई. तो अभी बायर क्यों लॉस बेयर करेगा. से अभी तक आया ही नहीं मतलब क्या आपको कॉल सिया को कॉल करके नहीं आएगा. वो क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो अपने को फैक्ट कंसीडर करना होता है, ये चीज होती है. ऐसा नहीं कि आप उस पर लंबा सोच के इलॉबरेट करो. तो हमें गिवन है कि कौन लेके जाएगा, बायर का आदमी मतलब बायर हिमसेल्फ ना, ही विल बी एजेंट ऑफ बायर. तो एक इंटरप्रिटेशन क्लियरली 60 70 80% लोगों का निकल सकता है कि 60 के लिए बायर है, 40 के लिए सेलर है. बट 40 के लिए सेलर क्यों है, क्योंकि बाबा वो क्या नहीं है, एसिटेन नहीं है इसके लिए. बट ऐसा भी एक इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, उसमें गलत तो कुछ नहीं है. सेलर के मिस्टेक के वजह से आग लगी तो दैट कुड बी वन ऑफ द ओपिनियन दैट इफ दैट फायर जो सेलर के गोडाउन में लगी वैसी है तो देन बायर विल. एग्जैक्टली. सो ये दो गर्ल्स का जो ओपिनियन है दैट कैन बी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन. बाकी सारे लोगों का जो ओपिनियन है दैट कैन बी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन. ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसके दो इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं, क्योंकि हम जनरली क्वेश्चन को फैक्ट ऑफ द केस के हिसाब से अज्यूम करते हैं, जो गिवन है वो हमारा है, जो नहीं है वो हमें अज्यूम ही नहीं करना है. बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि बाबा बाहर का आदमी आने वाला है, इट इज नॉट क्लियरली गिवन कि वो उसने डिलीवरी पिक कर लिया है कि नहीं, क्योंकि ऐसा दिया है कि जल गए गुड्स, मतलब गोडाउन में थे इसके लिए जले ना, अल्टीमेटली बायर ने उठाए नहीं है. नहीं सी नहीं, क्या यहाँ पे डाउट क्यों आया, क्योंकि द सारे गुड्स लॉस्ट हो गए ड्यू टू फायर अलोंग विद द 60 एंटायर स्टॉक इज लॉस्ट अलोंग विद द 60 kg जो कि क्या है, पैक है. हमने ऐसा समझना क्या फिर, वो पैक है तो वो गोडाउन में ही रखे हैं अभी तक. दैट इज वाई ये दो इंटरप्रिटेशन आए हैं. यस, दैट इज वाई ये दो इंटरप्रिटेशन आए. मैं आपको लिखवाती हूँ, फिर ना समझे तो मुझे बताना. लिखो आंसर नंबर 3. आंसर 3. सी दो इंटरप्रिटेशन डिबेटेबल नहीं है, दो इंटरप्रिटेशन डिबेटेबल नहीं है, बट दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं विच इज वेरी रेयर, विच इज वेरी रेयर. लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ सोगा. दोनों लिख रही हूँ. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ सोगा प्रोविजन, प्रोविजन डबल अंडरलाइन एंड देन स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अच्छे से मस्त भाई की लिखी लो अभी आंसर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मतलब सोगा, unless otherwise agreed, unless otherwise agreed, unless otherwise agreed, the goods remained, unless otherwise agreed, the goods remained seller's property. The goods remained seller's risk लिखो, sorry. The goods remained seller's risk until the property is transferred. The goods remained seller's risk until the property is transferred to the
बायर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर मतलब ओनरशिप ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर, उसके नाम पे कर दिए हैं। अभी वो उठा के लेकर गया है या नहीं गया उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने गुड्स, बायर ने गुड्स पैसा देकर गुड्स सेलर के ही दुकान पे रखवा दिए, सर बाद में लेकर जाता हूँ या मेरा आदमी आएगा लेने के लिए। बट क्या, बट क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है? हाँ हो गई है, तब हुई। तो यहाँ पे वही है ना, लिखो therein until the property transfer to the buyer. But once property transfer to the buyer, but once property transfer to the buyer, once property transfer to the buyer, it will be a buyer's risk. It will be a buyer's risk whether delivery has been made or not. गौरव का point बराबर, whether delivery has been made or not. एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, फिर डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगी। खरीद लिया, साइड में रख दिया, आदमी आ रहा है लेने के लिए, है ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सी एवरीथिंग विल नॉट बी गिवन टू द क्वेश्चन। क्या है कि एस ने 100 एग्री किया कॉटन बेल, 60 पैक किए, 60 पैक किए और उसका आदमी लेने को आने वाला है, पैक कर कर साइड में रखे ये तो बोला है। अभी पैक कर कर साइड में रखे मतलब क्या वो डिलीवरेबल कंडीशन में है? हाँ डिलीवरेबल कंडीशन में है, आकर लेकर जाओ, आके लेके जाओ। अभी वो क्या बोला, ठीक है रख दो साइड में, मेरा आदमी आके लेकर जाएगा। अभी यहाँ पे आग लग गई बाकियों के साथ 60 को भी, तो रिस्क किसका, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर भी दो इंटरप्रिटेशन मान लिए हैं कि बाबा वैसे तो बायर का, बिकॉज डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल में। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब अल्टीमेटली ओनरशिप किसका हो चुका है, अभी बायर का हो चुका है, पैक करके साइड में रखे, तुम्हारे आदमी को आने को लेट हो रहा है। 26(1) is a subsection. एक मिनट कौन सा क्या बोल रहा है? लेटर ऑन देयर वाज एक्सीडेंट इन द फायर, एंटायर स्टॉक आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंड हिज मैन टू टेक डिलीवरी टू द गुड्स। ये देखो ना, दे कुड पैक ओनली 60 बेल्स, मतलब क्या है कि जब वो आदमी आने वाला है लेने को, उन वो इतने लॉट में से 60 पैक कर पाए, 60 कॉटन बेल्स, 60 कॉटन बेल्स पैक कर पाए, तो पैक डिलीवरेबल कंडीशन में कितने छोड़े? 60 छोड़े ना, भेजे नहीं, साइड में रखे। दे कुड पैक मत दे मतलब कौन, सेलर के आदमी, सेलर के आदमी कुड पैक ओनली 60। अरे बायर का एजेंट पैक करने के लिए नहीं आया है, बायर का एजेंट केम टू पिक द डिलीवरी, डिलीवरी आउट ऑफ हिज स्टॉक, सेंड हिज मेन टू टेक द डिलीवरी। आउट ऑफ स्टॉक मतलब 100 के लॉट में से आपका जितना पैक हुआ है उतना डिलीवरी लेने के लिए मैं मेरा आदमी भिजवा रहा हूँ, पैक करने के लिए नहीं, डिलीवरी लेने के लिए। दे कुड पैक मतलब सेलर्स, सेलर्स आदमी कुड पे ओनली, मैं इसका भी सॉल्व करके दूंगी, 6 का भी सॉल्व करके दूंगी। सो सेलर्स आदमी कुड, कुड पैक ओनली 60, 100 में से 60 डिलीवरेबल कंडीशन में वो करवा पाए, तो वो 60 जो पैक करके बाजू रखे थे उसको भी लग गई आग। अभी पूछ रहे कि किसका नुकसान है, बायर का है, सेलर का है, बायर का हो तो कितना है, सेलर का पूरा करना है तो कितना करना है।
अभी तुम लोगों ने जो पहले आंसर दिया था ना, वो आंसर से तुम लोग कॉन्ट्रेडिक्टरी ये कर रहे हो, बातें कर रहे हो. तुम्हारा आंसर क्या था कि बाबा दैट इज योर आंसर, तो नाउ योर ओपिनियन इज कॉन्ट्राडिक्टरी ना. सेलर के लोग ये बायर के आदमी कैसे पैक करने आएंगे, डिलीवरी लेने आएंगे. दे कुड पैक मतलब सेलर्स एजेंट्स कुड पैक. सेलर अकेला रहेगा तो अकेला पैक करेगा. इट इज नोवेयर बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम एंड पैक द गुड्स, है ना. गुड्स को एसेटेन करे अनएसेटेन करे उसका लाइबिलिटी सेलर का होता है, बायर का नहीं होता है. सेलर के आदमी. अरे बाबा सेम, इसने एकदम सिंपल बोला. बायर का आदमी जब तक आया तब तक वो सिर्फ 60 पैक कर पाए, 100 का पैकिंग नहीं हुआ. 60 पैक करके बाजू में रख दिया, बाकी के एसेटेन में अनएसेटेन में से कर रहे हैं एसेटेन. लग गई आग. लिखो. दोनों इंटरप्रिटेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चों. लिखो. where where further section provide that, इसके आगे लिखो. where further section provide that contract of sale of unascertain goods. लिखो. where further section provide that contract of sale of unascertain goods transfer to the buyer only when they are ascertained. Transfer to the buyer only when they are ascertained. When the goods of that description, when the goods of that description are to be put in deliverable state, are to be put in deliverable state, either seller with assent of buyer, either seller with assent of buyer or buyer with assent of seller. Assent मतलब consent. Either seller with assent of buyer or buyer with assent of seller. Such assent may be expressed or implied. अगर ये बायर के एसेंट से साइड में रखे, मतलब बायर के कंसेंट से. एक चीज याद है क्या आपको, जो चीज आप सबके सब भूल गए, दोनों ओपिनियन जिसके वो भी भूल गए. अगर गुड्स का क्वांटिटी लेस रिसीव्ड है, क्या बायर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट. 100 का हाँ 100 का डिलीवरी है, 60 आया, तो क्या बायर 60 को एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है. इफ ही वांट्स, that will be his consent, that is with the consent of buyer. And yes, if the contract is with the consent of buyer, then 60 buyer bear karega, 40 seller bear karega, because 40 is not at ascertain. What if it is not with consent of buyer, then whole lot will be bear by. मैंने 100 बोले थे, तेरी तूने 60. Exactly. If it is not with assent of buyer, then 100 will be bear by the. असं स्लाइड्स है. अब लिखो. प्रोविजन
प्रोविजन लिख ली ना, लिखो कंक्लूजन। भूल गए थे ना ये चीज? अगर ये चीज भूले आप, रॉन्ग क्वांटिटी का चीज भूले, जो कि अफोर से, जो कि आपके सेक्शन 8 में आता है, सब सेक्शन में, वो अगर आप भूल गए तो फिर आप, आपके दिमाग में जो प्रोविजन है उसके साथ कैसे लगा पाओगे? पहले अगर 100 का 60 है तो मैंने समझना चाहिए कि बायर क्या बोल रहा है। बायर सोच सकता है ठीक है मैं 100 एक्सेप्ट करूं, या बायर सोच सकता है ठीक है मैं 100 रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। 100 चाहिए, 60 थोड़ी चाहिए। क्या मैंने ग्राफ में दो चीजें लिख के दी थी, तो दो चीजें मतलब ही दो ओपिनियंस, मैं ये ओपिनियन को कंसिडर करूं तो 60 बायर का 40 सेलर का, ये ओपिनियन को कंसिडर करूं तो 100 की 100, बिकॉज आई एम रिजेक्टिंग द गुड्स। यस, एग्जैक्टली। और इन रियल लाइफ ऐसी एकदम सिचुएशन, 100 मांगे थे और 60 हुए और उसमें भी आग लग गई, ऐसा भी सिचुएशन नहीं आता ना। एग्जैक्टली लिखो कंक्लूजन डबल अंडरलाइन, हेंस द गिवन प्रॉब्लम, लिखो लिखो कंक्लूजन, हेंस द गिवन प्रॉब्लम कैन बी आंसर्ड, hence the given problem can be answered based on the two assumptions, based on the two assumptions. Number 1 conclusion लिख रही हूं मैं, where the bells have been, bells मतलब वो जो cotton bells है, where bells have been selected with the consent of buyer's representation. बायर कौन था रे अपना? एस था क्या? बायर्स रिप्रेजेंटेशन लिखो आगे, देन उसके आगे डैश करके लिखो द लॉस अराइजिंग ड्यू टू, the loss arising due to fire, in case of fire, loss arising due to fire in case of 60 bells, that would be borne by buyer, that would be borne by buyer Mr. S, that would be borne by buyer Mr. S. And as regard to 40 bells, and as regards to 40 bells, the loss would be borne by Mr. Sailor, Mr. V. The loss would be borne by Mr. V, 40, as regard to 40 bells. Because the goods are not ascertained, the goods are not identified and appropriated. Because the goods are not identified and appropriated. लिख जयेश, the goods are not identified and appropriated. अभी अपन लिख रहे हैं कंक्लूजन नंबर 2, क्या होगा? Where the bells have, where the bells, कंक्लूजन नंबर 2 लिखो, मतलब मेरा सेकेंड एजम्पशन। Bells have selected without buyer's consent. Bells have selected without consent of buyer. अभी इसमें ऐसा है कि आदमी भेजे या नहीं, ऐसा नहीं बोला, आदमी भेजेगा, वो डिलीवरी, उससे वो जो स्टेटमेंट है जिसपे आप इतना सोच रहे हो ना, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये इममटीरियल है। डिलीवरी तू मत भेजना, मैं मेरे आदमी को भेजता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है? अगर वो उसको पता है तो उसके हिसाब तो वो बेयर करेगा, नहीं पता है तो वो बेयर नहीं करेगा।
अभी वो लिखा सेकंड कंक्लूजन, देन द होल लॉस विल बी borne by seller मिस्टर वी, देन द होल लॉस विल बी borne by सेलर मिस्टर वी कंप्लीटली, मतलब वही होल लॉस विल बी borne by सेलर मिस्टर बी, वी। अभी भी अभी भी ऐसा दिमाग में डाउट रहा है? नहीं, हाँ नहीं, फिर से पढ़ो, आराम से पढ़ो घर पे जाके एक एक लाइन, मेरे को गारंटी है समझेगा। चलो, थैंक यू।